तुम लोगों ने एक अजीब सी चीज नोटिस करी होगी। आज इंडिया के सबसे वायरल कॉमेडी क्लिप्स वायरल इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उसमें जबरदस्त कॉमेडी है। वो वायरल इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को गुस्सा दिलाया होता है। क्योंकि आज एक कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का अटेंशन ग्रैब करना। और अटेंशन के धंधे में गुस्सा सबसे पावरफुल इमोशन होता है। तुम लोग देख रहे होगे कि कॉमेडी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज होना एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई जोक नेशनल डिबेट बन जाता है। किसी कॉमेडियन पर FIR हो जाती है, किसी का शो कैंसिल हो जाता है, कोई बॉयकॉट हो जाता है, किसी का स्टूडियो तोड़ दिया जाता है। और ऐसा होते हुए तुम किसी और देश में नहीं देखोगे, ये स्पेशलिटी इंडिया में ही है। तो क्या यहाँ कॉमेडियंस जानबूझकर लोगों को ट्रिगर करते हैं या ऑडियंस पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई है? क्योंकि जितना ही ऊपर से दिखता है ना, शायद कहानी उससे काफी बड़ी है। और इस कहानी में सिर्फ कॉमेडियंस नहीं, हम सब शामिल है। Would you join in once and stop it forever? क्या मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोसा जाएगा? 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा मैं। Spoiled rich brats like Ranveer Alabadiya, Samay Raina and this Pranit More are not the Gen Z of my country. I say so tonight. इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि जो कॉमेडी इंडस्ट्री को तुम आज देख रहे हो वो हमेशा से ऐसी थी नहीं। एक टाइम था जब इंडिया में कॉमेडी का मतलब सिर्फ टीवी हुआ करता था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो जैसे शोज घर घर में देखे जाते थे। कॉमेडी ना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती थी। टीवी चैनल डिसाइड करते थे कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, और ऑडियंस भी लगभग सेम थी। फैमिली साथ बैठकर कंटेंट कंज्यूम करते थे। लेकिन फिर इंटरनेट आया और उसने कॉमेडी को आजादी दे दी। कंटेंट क्रिएटर्स का जमाना शुरू हो गया। चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, रोस्टर्स हो, ब्लॉगर्स हो या मेरे जैसे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स, ऑलमोस्ट सब अपना कंटेंट खुद लिखते हैं। और कंटेंट लिखना जितना आसान दिखता है ना, उतना होता नहीं है। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने हजारों वर्ड्स बोले, लिखे नहीं है, बोले हैं। क्योंकि अगर मैं टाइप करने बैठता तो तुम्हें ये वीडियो सीधा अगले हफ्ते देखने को मिलती। तो मैं ना अब तुम्हें अपने वर्कफ्लो के बारे में बताऊंगा। अब अगर मुझे कोई भी वीडियो पे रिसर्च करनी है तो मैं ना उसका एक इनिशियल स्ट्रक्चर बनवा लेता हूँ ChatGPT से। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बोल के, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट माई नेक्स्ट वीडियो ऑन इलॉन मस्क, क्रिएट अ डिटेल्ड स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस टॉपिक एंड इंक्लूड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, controversial and lesser known angles that I should research before writing the final script। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने जितने भी आज या फिर अननेसेसरी वर्ड्स बोले या फिर कोई भी गलती करी, वो विस्पर फ्लो खुद से ही सुधार लेगा और बहुत ही क्लीन और प्रेजेंटेबल तरीके से टेक्स्ट लिखेगा। मुझे स्क्रिप्ट का आइडिया से लेके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है या किसी को मैसेज भेजना होता है या ईमेल ड्राफ्ट करना होता है या मोबाइल में किसी भी ऐप में टाइप करना होता है, मैं अक्सर टाइपिंग के बजाय बोल देता हूँ। और देखो, एज अ क्रिएटर मैं प्राइवेसी को लेके थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। इसीलिए मैंने देखा कि विस्पर फ्लो में प्राइवेसी मोड भी है, बस उसे ऑन कर दो, फिर वो तुम्हारे डेटा को स्टोर नहीं करेंगे। मुझे पहले लगा था कि स्पीच टू टेक्स्ट से बस मेरा टाइम बचेगा, लेकिन तुम मेरी हिस्ट्री देख सकते हो कि मैं पिछले 3 महीनों से यूज कर रहा हूँ और मैंने नोटिस किया कि मैं अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ क्योंकि बोलते बोलते स्पीकिंग स्किल्स भी काफी इंप्रूव होती है। और ओवरऑल ये प्रोसेस मुझे काफी एफर्टलेस भी लगता है। इसीलिए अगर तुम भी दिन भर टाइपिंग करते रहते हो तो तुम मेरे कोड WhisperX Thinkit का यूज करके 2 महीने तक विस्पर फ्लो बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया। तुम्हें यूज करने के बाद ही फर्क समझ में आएगा, इसीलिए आज ही डाउनलोड करके देखो। अब इंटरनेट के जमाने में स्टैंड अप कॉमेडियंस का बूम शुरू तो हो गया, पर ये कॉमेडियंस स्क्रिप्टेड कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर रहे थे। वो अपनी लाइफ को ही कंटेंट बना रहे थे, अपने फेलियर्स, रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, जॉब्स और ऐसे ही लाइफ की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मेट लोगों को बड़ा पसंद आया, जिससे आज जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, अनुभव सिंह बस्सी जैसे कई कॉमेडियंस को ऑडियंस पसंद करने लगी। अब क्योंकि ये लोग रिलेटेबल कॉमेडी कर रहे थे तो ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करती है, और ये ऑडियंस टीवी पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर कंटेंट देखती है। मतलब अब किसी टीवी प्रोड्यूसर की परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, बस एक वीडियो अपलोड करो और पूरा देश तुम्हारी ऑडियंस बन सकता है। इसी एरा के स्टार्टिंग में AIB, ऑल इंडिया बकचोद, शायद तुम्हें पता होगा, उन्होंने रोस्ट कल्चर, डार्क ह्यूमर, एजी कॉमेडी की शुरुआत की थी। इससे ऑडियंस का दिमाग खराब हो गया क्योंकि पहली बार कॉमेडियंस उन टॉपिक
टॉपिक्स पर जोक कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें टीवी वाले टच करने से भी डरते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, उस वक्त लोगों को ये बोल्ड कॉमेडी पसंद आ रही थी। लोग ऑफेंड होने से ज्यादा बाउंड्री पुश करने वाले जोक्स देखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि इंडियन कॉमेडी पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन वाली कॉमेडी पे ट्रांजिशन हो रही है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी रेवोल्यूशन के अंदर उसका सबसे बड़ा क्राइसिस भी छुपा हुआ है। सोशल मीडिया कॉमेडियंस के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे कॉमेडियंस अपनी शो के टिकट बेच भी सकते हैं, लेकिन इससे वो सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। जैसे मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक कंट्रोवर्शियल जोक की वजह से उन पे FIR हुई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के ग्राउंड्स पर, जिससे उन्हें 35 दिन तक जेल में रखा गया। मुनव्वर ने बेल की रिक्वेस्ट की, लेकिन लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके मुनव्वर को बेल दे दी। और पता है ये स्पेसिफिक केस इंडियन इंटरनेट और लीगल हिस्ट्री का एक लैंडमार्क केस कैसे बन गया? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस होने के बाद भी कॉमेडियन को 1 महीना जेल में रखा गया और पुलिस खुद एडमिट भी करती है कि उनके पास एविडेंस नहीं था। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया और पब्लिक का सेंटिमेंट कॉमेडियन के अगेंस्ट था। समझ रहे हो, सोशल मीडिया का आउटरीच बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कि सामने वाला बंदा कितनी जल्दी जेल जाएगा, चाहे एविडेंस मिले या ना मिले। यही रीजन है कि स्टैंड अप कॉमेडी ये सोशल मीडिया वाले जमाने में काफी बदली है। पहले जब कोई कॉमेडियन स्टेज पर जोक बोलता था तो वो जोक सिर्फ उस रूम में बैठे 100-200 लोग ही सुनते थे, और वो भी पूरे सेटअप के साथ। उन्हें पता होता था कि कॉमेडियन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसका टोन क्या है, पंचलाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे इक्वेशन को ही हटा दिया। अब वही जोक 20 सेकंड की क्लिप बनकर 10 मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है, और उन 10 मिलियन लोगों में से ज्यादातर लोगों को ना कॉन्टेक्स्ट पता होता है, ना उन्होंने पूरा सेट देखा होता है। उन्होंने बस एक क्लिप देखी और उस क्लिप के बेसिस पर अपना ओपिनियन बना ली, और इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स। एक जोक जो लिखा गया था एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, एक स्पेसिफिक मोमेंट के लिए, अब उसे देखते हैं पेरेंट्स, पॉलिटिशियन, रिलीजियस ऑडियंस और अलग अलग कल्चर्स के लोग। अब कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होने से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से आउटरेज में बदल जाती है। इसीलिए आज एक कंट्रोवर्शियल जोक सिर्फ एक खराब जोक नहीं रहता, कुछ ही घंटों में वो एक्स में ट्रेंड बन सकता है, प्राइम टाइम डिबेट बन सकता है, या नेशनल कंट्रोवर्सी बन सकता है। सेम वैसे ही जैसे लेटेंट की कंट्रोवर्सी में हुआ था। बियर बाइसेप ने जो जोक मारा था वो घटिया था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या एक घटिया जोक की इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है कि 2 राज्य के सीएम स्टेटमेंट दे रहे, 2 राज्य की पुलिस इनके पीछे पड़ गई, 2 हफ्ते तक पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात इस पे डिबेट कर रही है। क्यों? क्या एक घटिया जोक के पीछे कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर दिया हम लोगों ने? तुम मानोगे नहीं, लेकिन जो लेटेंट की कोर ऑडियंस है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बियर बाइसेप वाले जोक से, क्योंकि वो ऑडियंस डार्क ह्यूमर कंज्यूम करते रहती है। लेकिन जैसे ही वो स्पेसिफिक क्लिप बाहर वायरल हुई और उन करोड़ों लोगों तक पहुंची जिन्हें ये शो का फॉर्मेट तो छोड़ो, डार्क कॉमेडी क्या होती है वो नहीं पता, वो लोग ऑफेंड हो गए। लेकिन फिर भी अगर अभी की बात करूं तो आजकल कंट्रोवर्सीज बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है, जिससे शक तो आता है कि क्या ये कॉमेडियंस जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कॉमेडियंस जानबूझकर कंट्रोवर्सीज तो करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर पहले की बात करूं तो कॉमेडी का बिजनेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर लोगों को तुम पसंद है तो वो तुम्हारा शो देखने आएंगे, टिकट खरीदेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी इक्वेशन ही बदल दी। आज सबसे वैल्यूएबल चीज सिर्फ टिकट नहीं है, अटेंशन भी है। और अटेंशन के लिए सोशल मीडिया का एक बहुत सिंपल रूल है, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा रीच। एक अच्छा सेफ जोक वायरल नहीं होता, लेकिन अगर किसी जोक पर कंट्रोवर्सी हो जाए तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। लोग उसे शेयर करते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनती है, न्यूज चैनल्स उसे कवर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर डिबेटें शुरू हो जाती है, और एल्गोरिदम ये सब देखकर उसी क्लिप को और ज्यादा लोगों तक पुश करता है। यानी कभी कभी कंट्रोवर्सी जोक से ज्यादा बड़ी बन जाती है, जिससे कॉमेडियन को हेट तो मिलता है, लेकिन एक ऐसी रीच मिलती है जो उसको वैसे नहीं मिल पाती। सोच के देखो, जो कॉमेडियन ज्यादा चर्चा में रहता है वो इवेंचुअली दूसरे कॉमेडियन से गेम में बहुत आगे रहता है। लेकिन तुम ये बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ऑडियंस भी पहले जैसी नहीं रही है। आज लोग पहले से ज्यादा पॉलिटिकल है, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर ज्यादा वोकल और प्रोटेक्टिव है, और अपनी आइडेंटिटी को लेकर पहले से कई ज्यादा कॉन्शियस है। इसीलिए आज कंटेंट न्यूट्रल तरीके से कंज्यूम ही नहीं होता, हर चीज किसी ना किसी लेंस से देखी जाती है। और जब हर इंसान अपने
अपने अलग अलग लेंस से कॉमेडी देखता है तो एक ही जोक एक ग्रुप के लिए फनी हो जाता है और दूसरे ग्रुप के लिए ऑफेंसिव। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन में समय रैना ने एक बार हैंडीकैप बंदे का मजाक उड़ा दिया था। वो बंदा खुद बोल रहा था कि उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, इनफैक्ट वो खुद चाहता है कि उस पर मजाक उड़ाया जाए। लेकिन बहुत लोगों ने समय को ट्रोल किया कि वो कितना इनसेंसिटिव है, हैंडीकैप लोगों का मजाक उड़ा रहा है। पर बहुत लोगों ने समय को सपोर्ट भी किया, ये बोल के कि खुद हैंडीकैप बंदे को बुरा नहीं लगा तो बाकी लोगों को क्यों लग रहा है। इसीलिए आज कॉमेडी पहले से ज्यादा डिफिकल्ट तो हो गई है, क्योंकि कॉमेडियन सिर्फ जोक नहीं लिख रहे, वो एक ऐसे देश के लिए जोक लिख रहे हैं जहाँ करोड़ों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग बिलीफ से और अलग अलग सेंसिटिविटीज के साथ उसी कंटेंट को एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो समय रहने का केस ना एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि कॉमेडियंस के साथ इस देश में इस हद तक के हो सकता है। और शायद इसीलिए आज कॉमेडी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम सबको हंसाया तो जा सके लेकिन बिना जेल जाए, मतलब बिना ऑडियंस के किसी भी ग्रुप को हर्ट किए। और इंटरनेट पर ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कोई ना कोई तो हर्ट हो ही जाता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने लाइव शोज में बोलते रहते कि फोन से रिकॉर्ड मत करो वरना जेल जाना पड़ेगा। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही कंटेंट लिखा होता है, और अगर वो पब्लिक हो जाए तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो सकती है। और अब ना मैं तुम्हें एक पीओवी देना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। सोच के देखो, हो सकता है कि कॉमेडियंस सिर्फ पहले लोग हैं जो नए सोशल मीडिया वाले इंटरनेट से टकरा रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ कॉमेडियंस ही कंट्रोवर्सीज फेस नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट, पॉडकास्टर्स, पॉलिटिशियंस, चाहे कोई भी हो, आज एक 20 सेकंड की कंट्रोवर्शियल क्लिप किसी की सालों की रेपुटेशन खराब कर सकती है। जैसे बियर बाइसेप, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट व्यूड और रिस्पेक्टेड पॉडकास्टर थे, इनफैक्ट उनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड तक मिल रखा है, लेकिन लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद उनकी रेपुटेशन सेम तो नहीं रही। ऐसे ही बहुत लोगों के करियर को इररिपेरेबल डैमेज सोशल मीडिया ने किया, क्योंकि यहाँ कोई गेटकीपर नहीं है ना जो टीवी चैनल्स में होते थे, जो डिसाइड करेंगे कि क्या चीज एयर होगी, क्या चीज वायरल होगी। लेकिन सोशल मीडिया में ये डिसीजन कोई एडिटर नहीं, एल्गोरिदम लेता है। इसीलिए आज एक छोटा सा क्लिप कुछ ही घंटों में नेशनल कंट्रोवर्सी बन सकती है। इसीलिए शायद कॉमेडियंस की सारी गलती नहीं है, वो बस सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि इंटरनेट पर ऑडियंस बदल चुकी है। तुमने प्रणीत मोरे की कंट्रोवर्सी सुनी होगी। उनके शो में एक बंदे ने 370 की बिरयानी वाली कहानी सुनाई, जिसके बाद इंटरनेट पे बहुत ही बड़ा आउटरीच ट्रिगर हो गया, इतना बड़ा कि प्रणीत को अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना पड़ गया था। लेकिन जब वो वापस आके अपॉलॉजी वीडियो डालता है तो वो स्पेसिफिकली बोलता है कि वो इस इवेंट से सीखा कि वो कहाँ गलत था। सोच के देखो, इतना एस्टैब्लिश्ड कॉमेडियन को भी अंदाजा नहीं कि उसकी वीडियो पे कहाँ और किस किस चीजों पे बैकलैश आ सकता है, या फिर कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीजों को सपोर्ट करना होता है और कौन सी चीजों को शट डाउन करना होता है। इनफैक्ट जब ये कंट्रोवर्सी बहुत हीटेड चल रही थी तो कुछ कॉमेडियंस की वीडियो बड़ी वायरल चल रही थी, जहाँ बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, कोई लड़के ने मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट मारा होता है, लेकिन वो कॉमेडियन बड़ी समझदारी से उसको रिटेलिएट करता है रादर देन उसको हंस के सपोर्ट करे। समझ रहे हो, ये चीजों की समझ बहुत सारी गालियां खाने के बाद ही आती है। और भले ही मैंने बोला हो कि कंट्रोवर्सी से कॉमेडियंस का फायदा होता है, लेकिन जब इस लेवल की कंट्रोवर्सी होती है ना, भले ही कितना अटेंशन या रीच मिल जाए, कोई भी कॉमेडियन इसमें फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके बाद करियर बचने की भी तो गारंटी होनी चाहिए। तो क्या कॉमेडियंस की ही सारी गलती है या ऑडियंस जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो गई है? इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, इसीलिए इंटरनेट भी बदल रहा है। और सालों तक कॉमेडियंस अपनी बाउंड्रीज पुश करता है, लेकिन आज पहली बार सोसाइटी भी पुश बैक कर रही है, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। शायद इसीलिए आज हम कॉमेडी को एंड होते हुए नहीं देख रहे, हम कॉमेडी को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट का सीजन 2 रिसेंटली ही शुरू हुआ और वो बहुत लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉमेडियंस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उनको अगर कॉमेडी का धंधा करना है तो उनको ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ जो हो रहा है वो एक बेंचमार्क बन गया कि अगर जोक ऑडियंस की सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो वो इतना ज्यादा आउटरीच दिखाएंगे कि उनको अपील करने के लिए पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, पुलिस, न्यूज चैनल सब यूनाइटेड फोर्स बन के कॉमेडियंस को पनिश करेंगे। और इसी वजह से आने वाले सालों में कॉमेडियंस सिर्फ फनी जोक्स नहीं लिखेंगे, वो पहले रिस्क कैलकुलेट करेंगे फिर जोक्स लिखेंगे, क्योंकि लेटेंट की कंट्रोवर्सी हर कॉमेडियन के लिए एक रिमाइंडर है कि एक घटिया जोक इस देश में कितना दूर तक जा सकता है।